हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 में विषय गणित का आया हुआ पेपर है कक्षा 8 का। ये 2024 में आया हुआ बोर्ड का पेपर है। हूबहू वही क्वेश्चन है सारे जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। तो अपन आज कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं इस पेपर का। वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए समय होता है 2.5 घंटे का, पूर्णांक होते हैं 80 नंबर का पेपर होता है पूरा, ठीक है। और इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 1 से 8 तक अवसा दे के आते हैं। उसके बाद में 4 क्वेश्चन अत्यल्प उत्तरात्मक आते हैं। फिर 4 क्वेश्चन सही गलत के आते हैं। 4 क्वेश्चन है जो खालिस्तान के आते हैं। इस प्रकार से इसका पैटर्न है। अपन एक एक करके सारे क्वेश्चन में हल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 है 15/7 गुणा 7/15 बराबर 1 गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखो। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म काम में लिया गया है उसका नाम लिखना है। तो क्रम विनिमयता, गुणात्मक प्रतिलोम, साचर्यता, मित्रकता, कौन सा नियम काम में लिया गया है। तो क्या 15/7 को इसके उल्टे से गुणा किया गया है, इसके प्रतिलोम से गुणा किया है। प्रतिलोम से गुणा करने के बाद में 1 आता है। तो ऐसा अगर प्रतिलोम से गुणा करते हैं उसका आंसर अगर 1 आता है तो वह नियम होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा आंसर है इसका? आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन 2 है समीकरणों में सदैव समता के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो समता का चिन्ह होता है उसे बोलते हैं बराबर का। तो चिन्ह होता है वही समता का चिन्ह है। समता या बराबर एक ही बात है। तो यहाँ पे समता का चिन्ह होता है बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के मापों का योग होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का जो मापों का योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 संख्या 7 की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 7 का पूर्ण वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग होता है 49। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है 4104, 13832, 1729, कोई नहीं। तो यहाँ पे ये तीनों संख्याएं हैं वो हार्डी रामानुजन संख्या है। लेकिन अपने को पूछा है सबसे छोटी। तो छोटी होती है कौन सी? 1729। क्वेश्चन नंबर 6 है अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है। तो अंकित मूल्य पर यदि अपन छूट मिलती है तो उसे अपन बट्टा बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो इसको आप याद रखना। अंकित मूल्य पर दी गई छूट को क्या बोलते हैं? बट्टा कहते हैं। 7वां एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से गुणा करने पर हमेशा प्राप्त होता है। तो एक पदी को अपन एक पदी से गुणा करते हैं तो वो हमेशा एक पदी ही रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे x को गुणा किया y से, एक पदी है, y भी एक पदी है, गुणा करेंगे तो ये x y बन गया। ये अभी भी एक पदी ही है, ठीक है। तो एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर क्या बनता है? एक पदी व्यंजक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 am गुणा an का गुणन किसके बराबर होगा। तो यह एक सूत्र है। am गुणा an यदि आधार समान होते हैं तो गातें जुड़ती हैं। तो ये गातें जुड़ जाएंगी इसकी m और n। तो क्या हो जाएगा? am प्लस n। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे 8 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न है 9 से 12 तक। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पे 12 तक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के हैं। 1 से 8 तक क्वेश्चन थे वो 1 नंबर के थे। 9वां क्वेश्चन है -4/5 गुणा 15/16 का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करना है तो आपको इनको यहाँ पे सरल करना है। तो देखो सरल कैसे करेंगे इसको अपन। -4/5 गुणा 15/16। देखो 15 जो है 5 से कट रहा है 3 बार, 16 जो है 4 से कट रहा है 4 बार। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3/4 और यहाँ लगा देंगे माइनस। तो आंसर हो जाएगा आपका -3/4। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। समीकरण 4x + 3 = 6 + 2x को हल करो। तो इसको हल कैसे करेंगे? देखो 4x + 3 = 6 + 2x कैसे करेंगे इसको? तो पहले अपन जो चर हैं वो एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से जो 2x है वो इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस का है, इधर गया तो माइनस का, बराबर। यहाँ से 3 है उसको इधर बचेंगे, तो 6 3 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 4x - 2x कितने बच जाएंगे? 2x, और 6 में से 3 गए तो 3, फिर 2 गुणा में है, ये इधर बट्टा में चला जाएगा, तो इसका आंसर जो है 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणा में था, कहाँ चला जाएगा? 3 के बट्टा में, 3/2 इसका आंसर है। 11वां है, अजय प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसके माप 3 सेमी, 2 सेमी और 3 सेमी है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो देखो अजय एक घना बना रहा है, उसकी माप क्या है? लंबाई 3 सेमी है, चौड़ाई 2 सेमी है, ऊंचाई 3 सेमी है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? देखो अपन यहाँ ले लेते हैं भाई, घनाभ की लंबाई कितनी है? 3 सेमी, चौड़ाई कितनी है? 2 सेमी, और ऊंचाई कितनी है? 3 सेमी। अब हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पे मान रख दो आप, लंबाई का 3, चौड़ाई का 2, ऊंचाई का 3। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे 3 × 2 × 3 अपने लिख दिया। एक घन बनाने के लिए, तो घन बनाने के लिए अपने को 3 के समूह होने जरूरी है, तभी घन बनेगा। तो यहाँ पे समूह जो है 3 का भी नहीं बन रहा है और 2 का भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे समूह बनाने के लिए हमें कितने 2 व कितने 3 की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे समूह बनाने के लिए 3 × 3 को कितने 3, यहाँ पे कितने 2 हैं, तो 1 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 कितने यहाँ पे 1 है, तो हमें 3 का समूह चाहिए, 3 3 का, तो यहाँ 2 और चाहिए, तो 2 × 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपन इसको इनसे गुणा करेंगे तभी 3 3 का समूह बन जाएगा। देखो 3 यहाँ पे 2 है, 1 गुणा कर देंगे तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, फिर 2 यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे 2 है, तो हो गया 3। तो अपन को 3 × 2 × 2 ये मान और चाहिए अपने को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो आवश्यक घनाभ कितने हैं? 3 × 2 × 2। तो आवश्यक घनाभ कितने होंगे? 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नवनीत ने एक कैमरा 8% वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा। वेट जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात करो। तो वेट जोड़ने से उसका मूल्य जो है अपन अक्स मान लेंगे। तो माना वेट जोड़ने से पहले कैमरे का मूल्य कितना है? x रुपये। ठीक है, वेट जोड़ने से पहले x रुपये, अब वेट जोड़ने के बाद कितना होगा? तो 8% वेट जोड़ेंगे इसमें अपन। तो 8% वेट जोड़ने
के बाद कैमरे का मूल्य, 8% जोड़ने के बाद कैमरे का मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखो पहले कितना था x, अब अपने को जोड़ना है कितना? 8% वेट, x प्लस x का 8%, ठीक है। का मतलब गुणा होता है, तो x में अपन x का 8% जोड़ेंगे, तो x प्लस ये कितना हो गया? x गुणा 8/100 हो जाएगा, x प्लस 8x/100 बट्टा 1 ले लेंगे यहाँ पे, इसको सरल करेंगे, 100x प्लस 8x कितना हो जाएगा? 108x बट्टा में 100। 8% वेट जोड़ने के बाद मूल्य हो गया उसका 108x/100, ठीक है। पहले कितना था? x, फिर उसमें अपन ने x का 8% और जोड़ दिया, तभी तो उसमें बढ़ेगा। तो वेट लगाने के बाद उसका मूल्य बढ़ गया, तो मूल्य बढ़ के आ गया 108x/100। तो ये मूल्य है 8% वेट बढ़ने के बाद में, और दिया हुआ कितना है? 5400 रुपये। तो प्रश्नानुसार ये जो 108 है, 108x/100 को अपन बराबर कर देंगे 5400 के, क्योंकि 5400 जो मूल्य है वो क्या है? खरीदा क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। अभी अपन को x का मान निकालना है, तो x तो यहीं रख लो, बाकी को 100 बट्टा में है, इधर जाएगा गुणा में, 108 गुणा में है, इधर आएगा बट्टा में, इसको अपन काटेंगे तो 54 एकम 54 हो जाएगा, 54 दूनी 108, और 100 कटेगा 2 से 50 बार, तो यह आ जाएगा 5000 रुपये। क्या आ जाएगा? यह है 5000 रुपये वेट जोड़ने से पहले का मूल्य, और वेट जोड़ने के बाद में कितना होता है? दिया हुआ है 5400 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 से 22 तक। अब खंड ए है, ये खंड ए में दिया हुआ है पार्ट ए 13 से 16 तक। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथनों को छांटकर सही का चिन्ह लगाइए। 4 क्वेश्चन है 4 नंबर के, तो आपको जो सही है उस पर सही लगाना है, गलत पे असत्य लगाना है। तो 1/5 का मान 25 होता है, ये सही है क्या? तो देखो 5 पर ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगी प्लस की 5 तो 5 का मान कितना होता है? 25 होता है, तो ये मान क्या है? सही है। दूसरा है -3 गुणा -3 का मान -3 होता है। तो यहाँ पे आधार समान है, तो घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी, तो ये हो जाएगा -3 -4 -3 -7, तो -3 होता है -7, यहाँ पे दिया हुआ प्लस का 7, तो ये क्या है? असत्य है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपन जोड़ेंगे तो आधार समान तो घातें क्या होती है? जुड़ती है, तो -3 के ऊपर ये जाएगा -4 -3, इस प्रकार से। तो सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह होते तो क्या होता है? जुड़ता है, तो माइनस का 7 आना चाहिए, यहाँ पे आया हुआ है प्लस का 7, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है -4 गुणा -2 का मान -2 होता है। यहाँ पर देखो वही बात है, आधार समान है तो गातें जुड़ेंगी, आधार समान है तो गातें माइनस यहाँ 4 है, यहाँ प्लस की 2 है, तो -4 + 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? -5, और 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे -2, तो -5 यही आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? सही है। चौथा है 0.00035 का मानक रूप 3.5 गुणा 10⁻⁻6 होता है। देखो मानक रूप बनाने के लिए अपने को जो संख्या होती है उसके यहाँ पे 35 है, तो अपने को यहाँ पे एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। 3 तो 1 2 3 4 तो बिंदु हो गई, एक अंक ये हो गया 3 तो 5, मतलब 3.5 10⁻⁻5 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 और 1 3 5, तो यहाँ पे दिया हुआ है -6 होना चाहिए, 10⁻⁻5, तो यह है असत्य। फिर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।
4 क्वेश्चन है 4 नंबर के। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है, कितना होता है सब जानते हैं। वर्ग में प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। दूसरा है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समकोण या अधिक कोण। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, समबहुभुज में सभी भुजाएं होती हैं, कैसी होती है? देखो नाम दिया हुआ है समबहुभुज यानी समान भुजाएं, तो यह हो जाएगा समान भुजाएं होती हैं। जो होता है आयत में भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत में कौन सी भुजाएं बराबर होती है? तो आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, खंड ए का खंड ब से मिलान करो। आपको एक खंड ए दिया हुआ है, इसको आपको इससे मिलान करना है। देखो पी क्यू गुणा क्यू आर गुणा 0, तो अपन किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, इसको अपन मिलाएंगे सी से। -2p गुणा माइनस का 4q, तो पहले तो गुणा करो आप चिन्ह, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। फिर 2 को गुणा करो 4 से, 2 चौके 8। देखो आपको केवल 8 से काम हो जाएगा। 2 चौके 8, 8 किस में है? 8 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका 8pq। तीसरा है 3p माइनस 9p, पहले चिन्ह गुणा करो, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 9 है, प्लस माइनस माइनस। फिर 3 गुणा 9, तो 3 9 है 27। 27 देखो यहाँ पे एक में ही है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल संख्या गुणा कर लो, काम हो जाएगा। फिर चौथा है -11p गुणा 3p, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। गुणा करने पर 11 गुणा 3, 11 3 33, 33 किस में है? इसमें है। देख लो, केवल संख्या गुणा करनी है, वहीं से काम हो जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 12 पृथक पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी गई हैं, उन्हें एक संदूक में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। संदूक के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? संख्या 9 प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, 8 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, या 8 से छोटी संख्या प्राप्त करना। तो इसको अपन कैसे करेंगे? देखिए, हल करते हैं इसका। 12 पर्चियां हैं और 12 पे 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, तो अपन संख्या लिख सकते हैं। संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 पर्चियां हैं, सब पे लिखे हुए हैं। इन्हें क्या किया? इन पर्चियों को एक संदूक में रख दिया, अच्छे प्रकार से संदूक में इन पर्चियों को मिला दिया गया। अब पहला प्रश्न है संख्या 9 प्राप्त करना। तो देखो पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं, कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम कितना है? कितनी संख्या है? 12, तो कुल परिणाम हो गया 12। फिर देखो वो प्रायिकता याद करनी है। पहला क्वेश्चन है संख्या 9 प्राप्त करना। अब देखो यहाँ पे संख्या 9 यहाँ पे कितनी बार है? संख्या 9 यहाँ पर एक बार है, एक ही बार है, तो इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा 9। तो इसका सूत्र होता है प्रायिकता का, क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पे अनुकूल कितना है? मतलब 9 कितनी बार है? एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा कुल कितने हैं? कुल है 12, तो 1 बटा 12। ठीक है। ये है पहले का आंसर, संख्या 9 प्राप्त करने की प्रायिकता। अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है? एक अंक की एक संख्या, एक अंक की एक संख्या। तो एक अंक की संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक संख्या जो है वो एक अंक की है। तो कितनी होगी? 9 संख्या होगी। तो ये दोबारा अपन प्रायिकता निकालेंगे इसमें। अनुकूल परिणाम कितना है? इसमें अब 9 संख्याएं हैं, तो 9 बटा कुल परिणाम कितना है? 12, 9 बटा 12, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 बटा 4। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 है 8 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो देखो 8 से बड़ी, तो 8 से बड़ी कौन सी है? 1 2 3 4, 8 से बड़ी 4 है। तो अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 12। 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 से छोटी, 8 से छोटी की प्रयत्न निकालेंगे अपन। देखो कैसे करेंगे। 8 से छोटी कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 से छोटी है। तो अनुकूल परिणाम हो गया 7, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम हो जाएगा 12। अब ये नहीं कट रहा, तो 7/12 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर 17, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करो। तो आपको दिया हुआ है, इसका अपन हल करेंगे। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 2304 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पूछे क्या है? इस खेत की भुजा पूछी है। ठीक है, देखो प्रश्नानुसार वर्ग का तो क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है भुजा स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 2304। हमें निकालनी है भुजा, तो इधर स्क्वायर हटेगा, इधर वर्गमूल लगेगा। अब क्या करना है अपने को? इस 2304 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल अपन इधर निकाल सकते हैं। तो इसका वर्गमूल अपन निकालेंगे भाग विधि से, दो की जोड़ी बनाएंगे इधर से। ठीक है, अब देखो 23 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? तो होती है 4 का वर्ग 16। तो 4 का वर्ग 16, 16 जो है 23 से छोटी वर्ग संख्या है। 4 हो जाएगा 3 जगह, यहाँ पे भी लिखेंगे। फिर 4 और 4 इसको अपन जोड़ेंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। 23 - 16 कितना आएगा? 7। फिर यहाँ उतारेंगे, जोड़ा पूरा 0 4। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखे हैं कि उस संख्या को इससे गुणा करने पर 704 आए? तो यहाँ पे दोनों जगह पर रखेंगे 8 8। 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 × 64 का 4, हासिल की 6। 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 × 64, 64 6 70, माइनस करेंगे 0। 8 ये 2 8 आएगा 3 जगह। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हो गया 48। तो भुजा आपके पास आ गई 48 मीटर। भुजा आ गई 48 मीटर। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से इसको सरल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो। देखो अपन बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ABCD। आसन कोण कौन से हैं? ये आसन कोण है, ये और ये बराबर हैं, तो अपन मान लेते हैं ये क्या है? अक्ष है। ठीक है, अब A अक्ष है तो C भी क्या होगा? अक्ष होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो B अक्ष है तो DB अक्ष होगा। ठीक है, तो अपन ने चारों कोण देख लिए, चारों कोण कैसे हैं? अक्ष हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चारों कोण क्या है? एक्स है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 360। कितने हो गए?
4x बराबर 360, 4 यहाँ गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, 4 का भाग देंगे तो यह जाएगा x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री। तो जो प्रत्येक कोण है चतुर्भुज का वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर याद करो जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। एक तो बहुत ही शॉर्ट तरीका है, यदि आपको क्या पूछे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अंतर पूछे, हमेशा ध्यान रखना अंतर पूछता है, और समय अगर 2 वर्ष है, समय अगर 2 वर्ष है तो आपको सीधा करना है, अंतर निकालना है। तो अंतर बराबर लिखना है सूत्र आपको मूलधन गुणा दर बट्टा 100 की घात 2। ठीक है, क्या करना है, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बट्टा 100 की घात 2। कैसे करेंगे, देखो मूलधन कितना है 10,000, दर कितनी है 15 बट्टा 100 की घात 2, 10,000 मूलधन, 15 बट्टा 100 की घात 2, मतलब इसको आप 15 बट्टा 100 को 2 बार लिख दो, 15 बट्टा 100, 15 बट्टा 100। देखो 1 2 3 4 बिंदु, 1 2 3 4 बिंदु, 15 गुणा 15 करो, कितना आएगा 225 रुपये। यह आप सीधा काम में ले सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने में। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरी विधि क्या है, पहले आपको साधारण ब्याज निकालना है, फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, फिर उन दोनों का अंतर करना है। देखो साधारण ब्याज को अपन निकालते हैं पहले। साधारण ब्याज क्या फॉर्मूला होता है, PRT बट्टा 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, पी का मतलब मूलधन कितना है 10,000, आर दर कितनी है 15%, टी कितना है 2 बट्टा 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएंगी, 15 दूनी 30 और 2 बिंदु ये 3,000 रुपये। ठीक है, अब निकालेंगे अपन चक्रवृद्धि ब्याज। फॉर्मूला क्या है, P गुणा 1 प्लस R बट्टा 100 की घात समय माइनस P मूलधन 10,000, 1 प्लस दर कितनी है 15%, टी कितना है समय 2 वर्ष, माइनस मूलधन कितनी 10,000। ठीक है, अब देखो 10,000 1 प्लस 15 बट्टा 100 कितना हो जाएगा, तो 100 एकम 100, 100 और 15 115, 115 बट्टा 100 घात समय माइनस 10,000। 10,000 इसको आप 2 बार लिखोगे, एक 2 3 4 बिंदु, 1 2 3 4 बिंदु, 115 गुणा 115 करो और माइनस 10,000 करो, तो आप 115 गुणा 115 करोगे तो गुणा करने पर ही आ जाएगा 13,225, बाकी 10,000 घटाएंगे कितना बचेगा 3,225 रुपये। अब ये आपका क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज, 3,000 क्या है साधारण ब्याज, आपको अंतर निकालना है दोनों का अंतर। तो देखो 3,225 बाकी 3,000 कितना बचेगा 225 रुपये। अब देखो इस तरीके से भी उत्तर वही आ रहा है, इससे भी उत्तर वही आ रहा है, तो अपन दोनों तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये तरीका कब लागू होगा, जब आपको यहाँ पे वर्ष 2 ही दे रखे हैं। 1 वर्ष 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला है, वो आपको यहाँ काम में नहीं लेना है। 2 वर्ष दे रखा है तो आपको इसे करना है, और ये आपको समझ में नहीं आया है तो आपको पहले साधारण ब्याज निकालना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, फिर दोनों का अंतर करना है, तो ये आपको आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20।
एक छात्रावास में 200 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस तरह इस समूह में 50 विद्यार्थी और आ जाएं तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो देखो पहले अपने इसकी एक सारणी बनाते हैं। एक तरफ क्या है, विद्यार्थी और दिन। विद्यार्थी शुरू में 200 थे, फिर क्या हुआ 50 विद्यार्थी और आ गए, तो 200 पहले थे, 50 और आ गए, कितने हो गए 250। 200 थे तो भोजन चल रहा था 20 दिन। अब 250 हो गए हैं तो भोजन चलेगा कितने दिन, अपन मान लेते हैं x दिन। ये अपनी सारणी बन के तैयार। देखो अब अपने पढ़ा था प्रश्नावली में कि 2 अनुपात होते हैं, एक तो सीधा अनुपात, एक प्रतिलोम अनुपात। तो देखो चेक करो यहाँ पे कौन सा अनुपात है। तो देखो 200 से 250 संख्या इधर बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे देखो 200 विद्यार्थी थे, फिर कितने हो गए 250। तो 200 थे तब भोजन चल रहा था 20 दिन। अब संख्या बढ़ गई है तो हमें पता है कि संख्या बढ़ गई है तो भोजन सामग्री 20 दिन से कम ही चलेगी। तो यहाँ पे 20 से कम मान आएगा, 20 से कम आएगा, तो ये लाइन जो है वो ऐसे चलेगी, मतलब मान इधर बढ़ रहा है, ये मान इधर बढ़ रहा है 200 से 250, ये इधर से इधर बढ़ेगा क्योंकि 20 से कम उतर आएगा। ये 20 से कम मान लो इधर 16 आ रहा है तो 16 से 20 तो इधर ही बढ़ेगी ना। तो अगर ऐसा है प्रतिलोम अनुपात में है ये, तो प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, इनको अपन सीधा गुणा करते हैं। एक होता है सीधा अनुपात में, तो उनको अपन बट्टा में लिखते हैं, फिर तिरछा गुणा करते हैं। यहाँ पे कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। तो इसके लिए अपन 200 गुणा 20 फिर बराबर में 250 गुणा x करेंगे। तो हमें x निकालना है, तो 200 गुणा 20 बट्टा में 250। तो देखो 25 की पार्ट से कट जाएगा, 25 × 200, 25 दाए 250, बिंदु से बिंदु कट गया, कितना बचा 8 × 2, तो 8 दूनी 16 दिन। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे कितना होगा 16, क्योंकि ये प्रतिलोम अनुपात है तो इसको अपन ऐसे गुणा करेंगे। और अगर सीधा अनुपात होता, मतलब ये भी इधर बढ़ रहा होता, ये भी इधर बढ़ रहा होता, तो अपन इसको बट्टा में लिखते, फिर इनको तिरछा गुणा करते। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। समीकरण दे रखी है आपको, इसको हल करना है और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। 2 नंबर हल करने के हैं, 2 नंबर उत्तर की जांच के हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0। कोष्टक की बार संख्या M से अब आपको अंदर गुणा करना है। 15 को y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15y माइनस 15 को 4 से गुणा करो, 15 चौके 60, फिर 2 को y से गुणा करो 2y, फिर देखो माइनस, ये माइनस से गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस 2 गुणा 9, 2 9 18, प्लस 5 गुणा y 5y, 5 गुणा 6 तो 5 × 30 = 0। अब देखो वो समान समान पद है, उनको आप जोड़ लो। 15y - 2y 5y, इनको आप 5 में लिख लो। 15y - 2y + 5y, फिर जो अचर है उसको आप पास में लिखो। ठीक है। अब देखो 15y - 2y + 5y, तो जो समान चिन्ह एक बार वो जोड़ लो। 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20y, और 20 में से 2 जाएगा तो 18y। यहाँ देखो समान चिन्ह, प्लस के 18 प्लस के 30 कितने हो जाएंगे 48, तो माइनस के 60 प्लस के 48 = 0। ठीक है। अब देखो 18y और -60 + 48 कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस बाकी 60 में से 48 गए तो माइनस के 12 = 0। अब क्या करना है आपको, 12 को उधर भेजो। ठीक है। 18 जो गुणा में है 12 के बट्टा में जाएगा, फिर
6 के पाटे से काट दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। वाई का मान क्या आ गया, 2/3। अब क्या करना आपको, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में क्या करना है आपको, जो ये y का मान 2/3 आया है उसको आपको यहाँ रखना है, और रखेंगे तो बराबर 0 आएगा, वही अपने उत्तर की जांच होगी। अगर बराबर 0 नहीं आया तो अपना उत्तर ये क्या है, गलत है। तो रखो y बराबर 2/3, इसमें रखो 15, y की जगह 2/3 -4 -2, y की जगह 2/3 -9 +5, y की जगह 2/3 +6। देखो 15, 4 के बट्टा में 1 मान लो, 9 के बट्टा में 1, 6 के बट्टा में 1, और गुणा करेंगे तो लैसे लेके करेंगे, कितना रहेगा, 3 एकम 3, और ये 2 एकम 2, और 3 चौके 12, माइनस के 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, और 9 तिया 27, 5, 3 एकम 3, 2 एकम 2, और 6 तिया 18। अब 15/3 है, 12 में से दोगे तो 10, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, /3, 27 - 2 25, चिन्ह है यहाँ पे माइनस का, 5, 18 2 20/3। देखो 15 को 3 से काटो, 3 पंजे 15, ठीक है, और नहीं कट रहा तो गुणा करो, 5 दाए 50 माइनस का, फिर ये -2 -25 हो जाएगा, प्लस 25 दूनी 50/3, 20 से पंचे 100/3, बट्टा 1 मान लो, लसर ले कितना आएगा, 3, ठीक है। फिर 1 का भाग 3 में 3 को गुणा करो 50 से, 150, प्लस यहाँ आ जाएगा 50, प्लस 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 गुणा 100, कितना आया, -150 प्लस 50 से 100, 150/3। देखो माइनस प्लस माइनस और 150 में 150 जाएगा तो 0 बचेगा, 0/3 क्या आ जाएगा, 0। क्या आया, 0। यहाँ पर भी क्या है, 0। इसका मतलब अपना उत्तर क्या है, सही है। यह है उत्तर की जांच हो गई, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो नंबर 2/3 आंसर के हैं और 2 नंबर है उत्तर की जांच के। तो बच्चों अब अपन करने वाले क्वेश्चन नंबर 22। किसी माह में विभिन्न दुर्घटनाओं में विभिन्न कारणों से मरने वालों की संख्याओं को सारणी में दर्शाया गया है, पाई चार्ट द्वारा निरूपित करो। तो इसमें देखिए आपको क्या करना होता है, दुर्घटना के कारण दिए हुए हैं कि किस कारण से व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और मरने वालों की संख्या दे रखी है। देखो वाहन चलाने से 30 की मृत्यु, शराब सेवन से 25 की मृत्यु, अनुशासन भंग से 40 की मृत्यु, वाहन तेज चलाने से 25 की मृत्यु, कुल योग 120। ऐसा क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में आता है। इसमें क्या करना होता है, 2 कॉलम आपको दिए होते हैं, 2 कॉलम अपने को बनाने होते हैं। तो मैंने सारणी यहाँ पे बनानी है ताकि टाइम कम लगे। देखो पहला कॉलम दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है, तीसरे में अब क्या करना होता है, संपूर्ण का भाग निकालना होता है। संपूर्ण का भाग, चौथे कॉलम में केंद्रीय कोण। इसमें संपूर्ण का भाग कैसे निकालते हैं, जैसे वाहन चालक की गलती से 30 मरे हैं तो 30 बट्टा कुल कितने हैं, 120, तो बट्टा में आ जाएगा 120 कुल। 30/120 तो अपन इसको काटेंगे तो काटने से क्या बन जाएगा, 3/12 मतलब 1/4, ठीक है। फिर है 25, फिर उसका बट्टा में कुल योग 120, काटने पर ही आएगा 5/24। फिर 40 का 40/120 काटेंगे तो आएगा 1/3। फिर 25/120 ऊपर आया है 5/24, वो सेम टू सेम 5/24, ठीक है। फिर चौथा कॉलम है केंद्रीय कोण। ये कैसे निकालेंगे, तो जो संपूर्ण का भाग आया है उसको अपन
360 से गुणा करेंगे। तो 1/4 को गुणा करेंगे 360 से, तो कितना आएगा 90। सभी में करेंगे ऐसे, 5/24 गुणा 360, इसको अपन काटेंगे तो काटने पर ही आएगा 15, 15 गुणा 5 हो जाएगा 75। काटेंगे कैसे, देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 36 है, 24 36 में भाग जा रहा है 6 का, 6 चौके 24, 4 बार ये कटा और 6 छिके 36, 60 बार ये कटा। फिर 60 कट रहा है इस 4 से कितनी बार में, 15 बार में। फिर 15 को गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा 15 5 75। ठीक है, ऐसे 1/3 गुणा 360, तो 360 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 120 बार। ये सेम अपने ऊपर किया है, सेम टू सेम 75 डिग्री। तो ये सारणी बन गई। अब बनाएंगे अपने इसका पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। पाई चार्ट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक प्रकार आपके पास होना चाहिए। प्रकार के में पेंसिल अपन नीचे लगा लेंगे और फिर आपको एक ये वर्त खींचना है। देखो ऐसे यहाँ पे रखे और आपको क्या बनाना है कि वर्त बनाना। ठीक है बच्चों, ये अपना एक क्या बन गया, वर्त बन गया। अब अपन इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे अपन बिंदु लगाएंगे जहाँ पे प्रकार की नोक रखी थी, उस बिंदु से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे वर्त की परिधि पर, खींच लिया। अब अपन कोण बनाएंगे। पहला कोण है 90 डिग्री, तो इसको अपन रखेंगे तो देखो, और यहाँ से ऐसे रख के यहाँ पे क्या बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो अपन इस लाइन को लेंगे, वर्त की जो परिधि है वहीं तक लेंगे, बाहर नहीं खींचेंगे। ये बन गया कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, अब अपन इस 90 वाली लाइन के ऊपर रखेंगे। हाँ देखो ऐसे बनाना है, जो 90 की लाइन है इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, कितना कोण है 75 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 70 और ये 75। फिर इधर इसको अपन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, बाहर नहीं जाएंगे, वर्त की परिधि तक ही। ये कोण बन गया कितना 75 डिग्री। अब कितना है 120, तो वो बनाएंगे इस 75 वाली लाइन के ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको घुमाते रहना है, ध्यान रखना है। ये 75, तो 75 60 70 और ये 75। ठीक है, फिर इसको ऐसे मिला देंगे, ये हो गया 75 डिग्री। और जो एक कोण बच गया वो अपने आप, सॉरी 75 नहीं, गलत बना दिया अपन ने, ये बनाना था 120 डिग्री का, मिटाना पड़ेगा वापस। इसको अपन दोबारा बनाएंगे, इसमें गलती हो गई। ये कोण चाहिए अपने को 120 डिग्री का, 75 का बना लिया था, 120 का बनाएंगे। तो देखो 120 0 10 20 30 ऐसे करके 120 इधर है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। अब ये बन गया 120 डिग्री का, है ना। और जो बच गया वो अपने आप कितना हो गया 75 डिग्री का। इस प्रकार से आपको ये जो है पाई चार्ट बनाना है, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। पहला कोण 90 डिग्री का, फिर 75, फिर 120 और फिर 75। पहले बनाओगे सारणी, फिर ये पाई चार्ट। इस बार जो 2025 में बोर्ड की एग्जाम होने वाली है, उसमें जो नमूना पेपर आया है, सैंपल पेपर, उसमें इस क्वेश्चन को 8 नंबर का डाला हुआ है। मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में 8 नंबर का आएगा, जिसमें 4 नंबर की सारणी होगी, 4 नंबर का ये पाई चार्ट होने वाला है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों की गुणनखंड करो। आपको यहाँ पे गुणनखंड करने हैं। 4 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 8 नंबर का, 4 सवाल है, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का है। कैसे करेंगे पहले पढ़ लेते हैं। इसमें पहला सवाल, ठीक है, क्वेश्चन है ax² + bx।
ये क्वेश्चन जो है पिछली बार आया हुआ है बोर्ड में, पूरा पेपर ही वो है जो बोर्ड में आया था। तो आपको यहाँ पे अक्स कॉमन लेना है, तो अक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ अक्स 2 है, एक अपन ने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, अक्स बाहर तो क्या बचेगा बी। बस इतना ही करना है, यह आपका आंसर 2 नंबर पत्ते। ठीक है, फिर लेते हैं पर क्वेश्चन नंबर 2। क्या है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस के 2। तो देखो यहां से इसमें 4 पद हैं, तो अपन इन 2 पदों में से कॉमन लेंगे, फिर यहां से कॉमन लेने वाले हैं। तो देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है 10 और 4, 10 और 4 में किसका भाग जा रहा है, मतलब 10 में भी जब भाग जाता हो और 4 में भी भाग जाता हो, इसकी संख्या होती है 2, 2 का भाग 10 में भी जा रहा है और 4 में भी जा रहा है, इसका मतलब 2 क्या हो गया कॉमन हो गया। फिर ए बी और ए बी और ए, यहाँ पर यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ए आ जाएगा कॉमन। ठीक है, अब जो कॉमन लिया अपन ने उसका यहाँ पे भाग लगाना है, तो 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार गया, ए बी में 1 का भाग देंगे तो ए से ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा बी बच जाएगा। फिर प्लस 4 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया 2 बार, ए में 1 का भाग जाएगा 1 बार, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5b प्लस 2। फिर देखो प्लस, अब इनमें 2 में से कॉमन लेना आपको 5b और 2, तो यहाँ पे 5 और 2 है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग 5 में भी जाता है और 2 में भी जाता है, तो ऐसी संख्या 1 है, 1 का भाग दोनों में जाता है और दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो अपन 1 कॉमन लेंगे, 1 का भाग देंगे 5b में तो आ जाएगा 5b, फिर 1 का भाग देंगे 2 में तो आ जाएगा 2, फिर 5b प्लस 2, 5b प्लस 2 दोनों में कॉमन है, इसको अपन कॉमन निकाल लेंगे 5b प्लस 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2a और प्लस का 1। ठीक है, यह आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ये सर्व समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब ऐसे ये है तो 4p स्क्वायर, तो अपन इसको इस प्रकार से लिखेंगे, तो उससे पहले अपन 4p स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो 4 को अपन 2 और p स्क्वायर को p और ऊपर इनके अपन स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, बात वही है, 2 का वर्ग 4, p का वर्ग p स्क्वायर सेम आ रहा है। ऐसे ही 9 को लिख सकते हैं अपन 3, क्योंकि 9 जो है वो 3 का वर्ग है, q स्क्वायर को q और फिर ऊपर स्क्वायर। अब ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इनको एक बार आप जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है, यह आपका आंसर, बहुत सरल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पे 3 पद हैं, तो इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ए बी सी तो कॉमन नहीं आ रहा। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, इसका मतलब एक तो क्या आ रहा है एक्स कॉमन है, वाई वाई स्क्वायर वाई, तो क्या कॉमन है वाई भी कॉमन है। क्या जेड कॉमन है, क्या जेड कॉमन नहीं है, तो क्या बच जाएगा, यहां से अपन ने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा ए और एक्स, प्लस यहां से एक्स वाई कॉमन लिया तो बी, एक्स बाहर गया वाई एक बाहर गया तो यहाँ पे एक वाई बचेगा। सी एक्स वाई जेड, यहाँ से एक्स वाई बाहर गया तो सी जेड, तो आपका आंसर हो गया एक्स वाई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इतना ही देखो, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 4 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो आता है वो आता है अथवा में। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं अपन अथवा वाला पार्ट, जो आपको सरल लगे वो आप देख लेना, उसको आप कर सकते हो।
गुणनखंड करो वह भाग 2। तो देखो पहला क्वेश्चन है 10x माइनस 25 भाग का मतलब क्या होता है बट्टा, मैं सीधा कर रहा हूँ बट्टा 2x माइनस 5। ठीक है, फिर देखो यहाँ से कॉमन ले 10 और 25 दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तो 5 अपन कॉमन ले लेंगे। 10 में 5 का भाग दिया 2 बार, 2x माइनस 25 में 5 का भाग दिया 5 बार, बट्टा में 2x माइनस 5। अब ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा केवल 5। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 16 भाग को मैं बट्टा में लिख दे रहा हूँ, भाग का मतलब क्या होता है बट्टा होता है, एक्स प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो उसको सेम लिखो, 16 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, कितना होता है 16 होता है, बट्टा में एक्स प्लस 4। फिर देखो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 बट्टा में एक्स प्लस 4। तो एक्स प्लस 4 वाला कट जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स माइनस 4, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 भाग मतलब बट्टा 2x प्लस 1। ये तो सरल क्वेश्चन है, तो ऐसे दिख रहा है 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, क्या बच गया 5 और 3x प्लस के 5, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 36a माइनस 48 भाग यानी बट्टा कितना है 6। आपको 6 का भाग देना है, या फिर इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, जो भी आपको सही लगे, दोनों में से कॉमन 36 48 मतलब जिसमें 36 का भाग भी जाता है और उसमें 48 का भाग भी जाता है, तो इसकी संख्या है उस संख्या के पहाड़े में दोनों संख्या आती है, तो अपन यहाँ से क्या कॉमन ले में देखो 12 के पहाड़े में 12 × 36 और 12 × 48 12 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 12 कॉमन लिया तो यहाँ पे 36 में 12 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, माइनस 48 में 12 का भाग 4 बार जाएगा, बट्टा में 6 और 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, तो ये बच गया 2 3a माइनस 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यह था क्वेश्चन नंबर 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ये क्वेश्चन भी अथवा में आता है। पहला क्वेश्चन है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेमी हो और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। एक खोखले बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतनी है, इसे उसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 32 सेमी चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करो। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या दे रखी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहला सवाल करते हैं अपन। तो बेलन का कुल पृष्ठीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर प्लस एच। कुल का ये होता है और वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 968, तो इसको अपन इसके बराबर कर देंगे। तो प्रश्न अनुसार 1 मिनट, आपको त्रिज्या दी हुई है आर 7 सेमी। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार 2 पाई आर प्लस एच, इसको अपन बराबर कर देंगे 968 के। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7 है, आर का मान भी 7 है, आर का मान 7 प्लस एच अपन को इसमें ज्ञात करना है, बराबर
68। 7 से जो 7 है वो कट गया, 22 दूनी 44, 7 प्लस एच बराबर 968। 7 प्लस एच 44 गुणा में है, ये जाएगा इधर बट्टा में। 44 को अपन इसमें भाग देंगे तो ये 11 बार जाएगा, काट के देख लो। 11 चौके 44 और फिर 11 का भाग अपन इसमें देंगे तो 11 88, 8 बार गया। और फिर कितने बचेंगे इसमें, 4 2 8 88, 11 8 88। फिर 88 में 4 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा। अब 88 में 4 का भाग देंगे तो ये 22 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस एच बराबर 22। और अपने को एच का मान निकालना है, 7 को इधर भेज देंगे, 22 माइनस 7, तो ये बच जाएगा एच बराबर 22 में से 7 गए तो 15 सेमी। ये आ गई आपकी ऊंचाई 15 सेमी। इस प्रकार से अपन ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर ये दूसरा। एक खोखले बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, इससे इसकी ऊंचाई का अनुदिश काटकर 32 सेमी चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करो। तो देखिए अपन अगर बेलन को अपन देखिए, ये मैंने एक बेलन आकार आकृति बनाई है, ठीक है, एकदम गोल। तो अगर अपन बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश ऐसे काटते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है देखो। तो इसको अपन काटने के बाद में खोलेंगे ना, तो इस प्रकार से ये एक आयत बनता है। देख लीजिए आप, समझ रहे हो, क्योंकि इसको अपन फोल्ड करेंगे तो ये क्या बन जाता है, ऐसे बेलन बन गया। और यहाँ से इसको अपन काटेंगे ऊंचाई के अनुदिश तो ये क्या बन जाएगा, एक आयताकार आकृति बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये आयताकार आकृति है इसका क्षेत्रफल और इस बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर इस खोखले बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और बेलन का अपने को दिया हुआ है 4224। आपको इसकी चौड़ाई दी हुई है 32 सेमी, तो चौड़ाई हो जाएगी 32, लंबाई निकालनी है 42 24। फिर लंबाई निकालनी है, ये गुणा में है तो ये चला जाएगा बट्टा में। तो अब इसको अपन काटते हैं, तो देखो 8 से काटते हैं, 8 चौके 32 और इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 5 40, बचे यहाँ पे 2 22, 8 दूनी 16 और 6 64, 8 2 64। ठीक है, फिर दोबारा अपन इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचे 12, 4 तिया 12, 8 में 4 का भाग देंगे 2 बार। लंबाई आ गई 132 सेमी। निकालना क्या है, चादर का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयताकार चादर का परिमाप क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई आपकी 132 है, चौड़ाई दी हुई है प्रश्न में कितनी है 32, इनको जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 164 और गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 छिके 12, असल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 328 सेमी। ये आपका आयताकार चादर का परिमाप है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अपन डिस्कशन करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसका जो अथवा में क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, एक समलंब आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई इतनी है, यदि BC CD AD इतनी दे रखी है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
भुजा ए बी समांतर भुजा ए डी और बी सी पर लंब है। ए बी जो है ए डी और बी सी पर लंब है, ए डी बी सी कैसी समांतर है, कैसे आकृति है, समलंब आकृति है। और समलंब का अपन क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको एबीसीडी की बाड़ की लंबाई दे रखी है कितनी, 125 मीटर। तो यहाँ पे बाड़ की लंबाई बराबर 125 मीटर, ठीक है। और आपको मान दिया हुआ है बीसी 48 मीटर, सीडी 17 मीटर, एडी 40 मीटर। देखो यहाँ पे बीसी दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है, एबी दिया हुआ नहीं है। एबी अपन निकालेंगे तो इन सब का योग किसके बराबर है, 125 के। तो एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस एडी कितनी है, 125। एबी निकालना है तो एबी को तो एबी कर देंगे और बीसी का मान 48, सीडी का मान 17, एडी का मान 40 बराबर 125। सबको अपन जोड़ते हैं, कितना आएगा, 40 40 80 88 88 10 98 और 98 और 7 105 बराबर 125। ठीक है, दोबारा देख लो योग। 40 40 80 होते हैं, 80 में 8 जोड़े तो 88, 88 और 10 98, 98 7 105। अब ए बी निकालना है तो 105 को आप उधर भेज दो, कितना बच जाएगा, 125 माइनस 105 ये बच जाएगा 20। 20 क्या है, मीटर। ठीक है, अब निकालना है क्या आपको, खेत का क्षेत्रफल। खेत कैसा है, समलंब आकार का। तो समलंब आकार खेत का क्षेत्रफल, समलंब आकार खेत का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी। अब समांतर भुजा कौन सी है, एडी और बीसी। तो आपके पास बीसी का मान दिया हुआ है 48 और एडी का मान दिया हुआ है 40। दूरी है ये ए बी, अपने निकाल ली 20। कितना आ जाएगा, 48 प्लस 40 हो जाएगा 88 इंटू 20। 20 को अपन 2 से काटेंगे, कितना बार, 10 बार जाएगा। और 88 को 10 से गुणा करेंगे तो 880 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस खेत का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा। ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका आयतन 300 सेमी क्यूब है और आधा क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर है। तो देखो आपको क्या दिया हुआ, आयतन दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ, ऊंचाई निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन, क्या होता है फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, आयतन आपको दे रखा है 300, आधा का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई की अपन ऊंचाई रखेंगे क्योंकि ऊंचाई अपने को निकालनी है। फिर ऊंचाई 25 गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, 300 बट्टा 25 बराबर ऊंचाई। 300 में अपन भाग देंगे 25 का, कितनी बार जाएगा, ये ऊंचाई अपन यहाँ लिख लेते हैं, 25 एकम 25, बच्चे कितने 5, 25 दूनी 50, तो 12 सेमी ये आ गई है आपके पास है इसकी ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आपको ये सूत्र बिल्कुल याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन है, समलंब का या कर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रमिति में आयतन निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र आपको याद करने ही होंगे, कोई इलाज नहीं है इसका। सूत्र रटो और प्रश्न को हल करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब अपन नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें अपन क्या करेंगे, एक ही ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से ही क्वेश्चन हल करेंगे। और दोनों में क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है,
तो बच्चों अब क्वेश्चन है 25 नंबर। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दिए गए जमा धन व साधारण ब्याज के लिए आलेख खींचो। आपको आलेख खींचना है। जमा धन ये है, साधारण ब्याज ये है। क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? आलेख से 2500 रुपये का ब्याज ज्ञात करो। 4 नंबर का आलेख है, दो नंबर का क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का अपन एक आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखो मैंने एक ग्राफ बनाया है इसका, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर ये इधर एक्स अक्ष होती है और ये वाई एक्स, और अपन ने जो ये जमा धन है इसको अपन ने कहाँ पे लिया है? एक्स अक्ष पे लिया है। जमा धन जो 500,000 रुपये है वो अपन ने एक्स अक्ष पे लिया है, ठीक है। और साधारण ब्याज को वाई एक्स पे लिया है। पैमाना कैसे लेंगे इसका? तो देखो इसके अंदर 500, 1000, 2000, 3000, इनमें अंतर सब में बराबर नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सभी का अंतर सेम लेंगे ताकि इनमें क्रम बने रहे। तो अपन इसमें अंतर लेंगे, एक वर्ग बराबर 500 रुपये, ठीक है। तो पैमाना अपन यहाँ पे लेंगे एक्स अक्ष पर एक वर्ग इकाई बराबर 500 रुपये। इसी प्रकार से वाई एक्स पर लेंगे एक वर्ग इकाई बराबर 80 रुपये ब्याज। 80 क्यों लेंगे? देखो इसमें सब में 80 का अंतर है। 80, 160, 240, 320, सब में 80 का अंतर है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर लेंगे 500, एक बॉक्स ये किसके बराबर है? 500 के, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर 3000, सब में बराबर अंतर है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 80, 160, 240, 320, ये अपना ग्राफ। इधर साधारण ब्याज है, इधर जमा धन है। अब देखो अपन ग्राफ बनाते हैं। पहला है 500 जमा धन का 80 रुपये ब्याज। तो ये 500 है, ये 80 है, इस यहाँ पे गोला करेंगे। फिर 1000 रुपये का 160, 1000 रुपये का ऐसे ऊपर देखो ये रहा यहाँ तक। फिर है 2000 रुपये का 240, तो 2000 रुपये का 240। फिर है 3000 रुपये का 320, तो 3000 रुपये का 320 यहाँ पे है। फिर इसको अपन क्या करेंगे? स्केल से या चंदा जो भी आपके पास इससे मिला देंगे। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएगा। इसको इससे मिला देंगे। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है इसका? देखो क्या पहला क्वेश्चन है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? तो अपन अगर इस ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं, देखो इधर बढ़ाएं तो ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, ना? तो इसके आंसर हो जाएगा हाँ, यह आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है। ऐसी कैसी लाइन आप लिख दोगे। फिर देखो आलेख से 2500 रुपये का ब्याज ज्ञात करो। अब आलेख से ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो 2500 रुपये कहाँ पे है? 2500 रुपये यहाँ पे। इससे आपको इस वाई एक्स के मध्य से ऊपर चलना है। चलो ऐसे ऊपर, जहाँ पे ग्राफ काटता है वहाँ रुक जाना आपको। ये लो, यहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है। फिर इधर आ जाओ वाई एक्स पे। ये 320 और 240 के बीच में आ गया। तो अब बीच का मान कैसे निकालेंगे? तो बीच का मान के लिए इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो देखो 320 और 240 को अपन जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, और इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 280। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? आलेख से 2500 रुपये का ब्याज कितना हो गया? 280 रुपये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है। इस प्रकार से अपन ये ग्राफ बनाएंगे। अब इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट है अथवा में
सेम वही है, उपयुक्त पैमाना लेना है, जमा धन साधारण ब्याज, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम, संख्या बदली हुई है। तो उसका भी मैंने ग्राफ अलग से लिया है, वो अपन देखते हैं। ये रहा एक्स एक्स वाई एक्स, ठीक है। अपन एक्स एक्स पे लेंगे क्या, जमा धन, वाई एक्स पे लेंगे अपन साधारण ब्याज, ठीक है। और इसके लिए अपन एक पैमाना भी लेंगे, तो पैमाना मैं यहां पे लिख रहा हूं। पैमाना कैसे लेते हैं, देखो इसमें देखो 100, पहली लाइन जो ये है ये आपको लेनी है एक्स एक्स पे, वैसे ध्यान रखना। दूसरी लाइन लेनी है आपको वाई एक्स पे। अब 100, 200, 300, 400, इनमें सब में समान अंतर है। तो समान अंतर है तो ऐसे चेक करो कितने का अंतर है, 200 में से 100 गया, 100 का अंतर है। तो एक वर्ग बराबर आपको हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। समान अंतर नहीं है तो आपको समान अंतर करना है ताकि सब में बराबर बराबर अंतर हो जाए। तो यहाँ पे अपन एक्स एक्स पे लेंगे एक वर्ग के बराबर 100 रुपये। फिर साधारण ब्याज में देखो 20, 40, 60, 80, सब में बराबर अंतर है 20-20 का। तो वाई एक्स पे हो जाएगा एक वर्ग के बराबर 20 रुपये। तो एक्स एक्स पे हो जाएगा एक वर्ग इकाई बराबर 100 रुपये, और वाई एक्स पर एक वर्ग इकाई बराबर 20 रुपये, 100 रुपये और 20 रुपये। अब देखो इसको ओपन करते हैं। 100 रुपये का 20 रुपये ब्याज, 100 रुपये का 20 रुपये ब्याज यहाँ पे हो जाएगा। 200 रुपये का 40 रुपये, 200 रुपये का 40 रुपये, फिर 300 रुपये का 60 रुपये, 300 रुपये का 60 रुपये, फिर 400 रुपये का 80 रुपये, 400 का 80 रुपये। फिर इसको आप मिला दोगे तो ये बन जाएगा, एक सीधी रेखा हो जाएगी इसमें, और ये मूल बिंदु से भी जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, देखो क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। फिर है आलेख से 150 रुपये का ब्याज ज्ञात करो। तो अभी अपन ने किया था ब्याज कैसे निकालते हैं, तो 150 रुपये का निकालना अपने को, कितने का, 150 रुपये का। तो कहाँ पे 150, 100 और 200 के बीच में 150, यहाँ से आपको ऊपर चलना है, ठीक है। यहाँ काट रहा है तो इधर आ जाओ, ये लो, ये हो गया ब्याज। 40 और 20 के बीच में कैसे निकालेंगे, 40 20 जोड़ दो, 40 20 कितने हो गए 60, 2 का भाग दो 30, तो 150 रुपये का ब्याज हो जाएगा 30 रुपये, ठीक है। ये उत्तर हो गया, ये ग्राफ बन गया। इस प्रकार से आपको ग्राफ करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यहाँ पे पिछली बार बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आया था वो कंप्लीट हल हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।